रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 14। 2 हफ्ते बाद फिदा अब चलने लायक हो गई थी और कॉलेज जाने लगी थी, पर पार्थ उसका अच्छे से ध्यान रख रहा था। कॉलेज में भी वो अच्छे से ध्यान रखता था। उसका क्लासरूम में आराधना होती थी और क्लासरूम से बाहर होता कोई न कोई होता था उसके पास, और इस वक्त लंच टाइम था और फिदा पार्थ के पास आई हुई थी। वो उसके साथ बैठकर लंच कर रही थी और फिदा अपने हाथों से उसे खिला रही थी, क्योंकि पार्थ इस वक्त लैपटॉप में कोई काम कर रहा था और उसके पास सांस लेने तक का टाइम नहीं था, और फिदा इसलिए उसे अपने हाथों से खिला रही थी। फिदा ने कहा, मैं इस लैपटॉप स्क्रीन को बंद कर दूंगी, शांति से खा लो। पार्थ ने कहा, तुम खिला तो रही हो। फिदा ने कहा, क्या खिला रही हूं? ध्यान तो है नहीं आपका? ऐसे ही खाना पेट में नहीं जाएगा, पैरों में हाथों में पता नहीं कहां कहां जाएगा। पार्थ ने कहा, कुछ भी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फिदा ने कहा, अरे होता है। पार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, बायोलॉजी का टीचर मैं हूं या तुम? फिदा ने कहा कि हर जगह बायोलॉजी कहां से आ जाती है। पार्थ ने अपना मुंह खोला और फिदा के हाथ में जो निकला था उसे ले लिया और वापस लैपटॉप में काम करने लगा और बोला, माय फिदा डार्लिंग, 14 दिन बाद फंक्शन है तो थोड़ा सा सब्र रखो। फिदा ने कहा, क्या सब्र रखो, अब तो मैं ठीक भी हो गई, फिर भी आप मेरे पास नहीं आते। पार्थ ने कहा, वो भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अपने डांस पर फोकस करो। प्रैक्टिस कैसे चल रही है तुम्हारी? फिदा ने कहा, कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? जैसे चलती है हमेशा, और कैसे चलेगी, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। पार्थ ने कहा, अच्छा, और हमेशा वैसे ही रहना, और कहीं प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। फिदा ने कहा, हाँ हाँ, कोई मेरे साथ कुछ कर देगा, ये जानते हुए भी कि मेरा पति प्रोफेसर है कॉलेज का, वह भी टॉप वाला, एकदम हैंडसम एरोगेंट प्रोफेसर। पार्थ ने कहा, हैंडसम हो, लेकिन एरोगेंट किसने कहा? फिदा ने कहा, याद नहीं कैसे एरोगेंट बनकर रहते थे मेरे सामने स्टार्टिंग में? बहुत अच्छे से याद है, बनो मत। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बुराई नहीं करूंगी आपकी। बहुत बुरे थे आप, और अभी हो खड़ूस नेगी। पार्थ ने उसे घूरा और फिर उसे अचानक से अपने पास बुला लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिदा एकदम से घबरा गई। पार्थ ने कहा, मुंह आजकल बहुत चल रहा है, बट ठीक हो जाओ, होंठ में सब कुछ बंद कर दूंगा। फिदा ने अपनी आंखों को बार बार झपकाया और फिर बोला, छोड़ो, मुझे क्लास के लिए जाना है। पार्थ ने कहा, क्लास सिर्फ बहाना है। उसके बाद में उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा तो फिदा से धक्का दिया और कहा, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। उसके बाद वह अपना लंच बॉक्स वही छोड़कर चली गई। पार्थ बस मुस्कुराता हुआ रह गया। फिदा वहां से ऑडिटोरियम में भाग गई। वो अपना सोलो परफॉर्मेंस देने वाली थी, तभी वहां पर वैशाली उसे नजर आई। उसे गुस्सा आता था। उसे जब भी वो देखती थी, वो जिंदा कैसे बच गई, पर वह जानती थी कि 3 महीने तक वह कोमा में थी। लेकिन जैसे फिदा उसको बिल्कुल भूल गई थी या फिर उसको इग्नोर कर रही थी। वैशाली ने कहा, हेलो मिसेज फिदा नेगी। फिदा रुक गई और वैशाली को देखने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उसे पहचानती ना हो। वैशाली ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे याददाश्त चली गई हो या कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है भूलने का? फिदा ने कहा, जो लोग मेरे काम के नहीं, मैं उन्हें याद नहीं रखती, सॉरी। उसके बाद वहां से आगे की तरफ बढ़ गई। वैशाली ने कहा, बड़ी चर्बी है यार इसके अंदर, पर अभी कुछ नहीं करूंगी, सीधा फंक्शन के टाइम पर करूंगी। सोलो है ना, अगर तुझे सबके सामने बेइज्जत ना कर दिया तो मेरा नाम वैशाली नहीं। उसके बाद वो स्टेज पर चढ़ चुकी, फिदा को देखने लगी। डांस होने लगा। उसने अपने पैरों में घुंघरू पहन लिए क्योंकि वो कथक करने वाली थी और उसके बाद एक सोलो ब्यूटीफुल डांस करने वाली थी। बॉलीवुड सॉन्ग पर वो डांस की प्रैक्टिस करने लगी और वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उसके घुंघरू की ताल पर उसे देखने लगे और सब उसको अप्रिशिएट करने लगे। वो सच में काफी सुंदर लग रही थी डांस करते हुए। सब अपना काम छोड़कर फिदा को देखने के लिए आ गए क्योंकि वो सच में काफी सुंदर तरीके से कर रही थी, और उसको जो अप्रिशिएशन मिल रहा था वो शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा था वैशाली से, इसीलिए वो स्टेज के पास आ गई और तालियां बजाने लगी। फिर उन्होंने उसे पूरा इग्नोर किया और उसने जानबूझकर अपनी बैग से बोतल निकाली और बिना किसी की नजरों में आए फ्लो पर पानी सरका दिया और बोतल को तुरंत अपने बैग में रख दिया। फिर डांस कर रही थी, तभी पानी पर उसका पैर पड़ गया। वो कुछ पल के लिए तो नॉर्मल रही और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, लेकिन वह ज्यादा देर तक खुद को खड़ा नहीं कर पाई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई और उसका सर स्टेज के किनारे पर लग गया। सब हैरान हो गए और उसके पास के सबको पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक लड़की आगे आई और बोली, फिदा तुम ठीक हो ना? वह हैरान हो गई।
पानी देखकर उसने सबसे कहा, जरा ध्यान से आना, पानी है यहाँ पर। पता नहीं पानी कैसे आया। आराम से नाच तो रही थी। उसके बाद उसने उसे उठाया। फिदा के सर पर हल्की सी चोट आ गई थी। वो डर गई, अगर पार्थ को पता चल जाता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए उसने उसे जल्दी से एक तरफ बिठाया और एक को बोला डिस्पेंसरी से नर्स को लेकर आ जाए। वो तुरंत भाग गया डिस्पेंसरी की तरफ। फिदा बैठ गई, उसके पैर में मोच आ गई और हल्का सा घुटने पर भी लग गया और हाथ पर भी लग गया था। उस लड़की ने उसकी घुटना देखने लगी और दूसरी लड़की उसके पैर की मोच को देखने लगी। यहाँ वो लड़का डिस्पेंसरी की तरफ भाग गया। तभी वो सामने से आता पार्थ से टकरा गया और उसे देखकर डर गया। पार्थ ने कहा, लड़के इस तरीके से भाग क्यों रहे हो? वो घबरा गया और अपना मुंह में घुमा लिया और कहा, सॉरी सर। उसके बाद वो जाने लगा तो पार्थ ने उसका चेहरा पकड़ लिया और अपने सामने करते हुए बोला, भाग क्यों रहे थे? वो लड़का बोला, वो मेरी एक फ्रेंड को चोट आ गई है तो मैं डिस्पेंसरी जा रहा था नर्स को बुलाने के लिए। और उसके बाद वो जाने लगा तो पार्थ ने कहा, कौन सी दोस्त, कहाँ पर, क्या वो खुद चलकर नहीं आ सकती? इतनी गहरी चोट आ गई उसे? वो लड़का बोला, हाँ एक्चुअली उसके ना पैर में मोच आ गई है और सर पर हल्का सा खून आ रहा है, इसीलिए नर्स को बुलाने जा रहा था। जाऊं क्या सर? पार्थ उसे देखने लगा और बोला, कहाँ पर लगी है चोट? वो लड़का बोला, ऑडिटोरियम। उसने बिल्कुल भी फिदा का नाम नहीं लिया। पार्थ ने कहा, जाओ बुला लो, पर ध्यान से जाया करो। उसके बाद वह आगे बढ़ गया और वो लड़का डिस्पेंसरी की तरफ चला गया और नर्स से बोला, नर्स चलिए, फिदा को चोट लग गई है। नर्स बोली, व्हाट आर यू सेइंग? और उसके बाद वो उसके साथ आगे की तरफ चली गई। पार्थ न जाने क्या सोचकर ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया था। वो तो कहीं और के लिए निकला था। वो जैसे ही वहां पर आया, वो हैरान हो गया। जब वहां पर उसने फिदा को चेयर पर देखा, फिलहाल उसकी फ्रेंड उसके पास थी। वहां पर कोई ऐसी जख्मी लड़कियों उसे नजर नहीं आ रही थी। 2-3 लड़कियां थी जो फिदा कोई देख रही थी। वह आगे बढ़ गया और उसने कहा, फिदा क्या हुआ और यहाँ चोट किसे लगी है? हर कोई हैरान हो गया। फिदा भी हैरान हो गई और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। वह खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके पैर में मोच आई हुई थी और धीरे धीरे वहां पर स्वेलिंग बढ़ रही थी। क्योंकि लड़कियों को वो ठीक करना नहीं आता था, वो सारे घबरा गए। तभी पार्थ ने कहा, फिदा आई एम आस्किंग समथिंग। और उसके बाद वह आगे आ गया और जब उसने फिदा को इस तरीके से देखा तो वह हैरान हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो लड़का किसी और के लिए नहीं बल्कि फिदा के लिए डिस्पेंसरी गया था। वहां पर तुरंत नज़ आ गई और बोली, मैं आ गई फिदा। तभी उसकी नज़र पार्थ पर गई जो गुस्से से देख रहा था उन सबको। वो अपने कदमों पर आ गया तो फिदा ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? पार्थ ने उसके पैरों को पकड़ लिया और एक झटके से मोड़ दिया। फिदा की चीख निकल गई। वैशाली वहीं पर थी, लेकिन पार्थ की नज़र अभी उस पर नहीं गई थी, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गई। पार्थ ने ऊपर नजर करके कहा, कैसे गिरी? फिदा ने कहा, डांस करते करते। पार्थ ने कहा, मना किया था ना कि पार्टिसिपेट नहीं करना जब खुद का ध्यान नहीं रख सकती। फिदा ने कहा, वो वहां पर पानी गिरा हुआ था, मैंने देखा नहीं। तभी एक लड़की बोली, समझ नहीं आ रहा पानी कैसे आया? थोड़ी देर पहले हमने भी तो प्रैक्टिस की थी, तब तो नहीं था वहां पर। किसने गिराया? और जब फिदा ऊपर गई थी तब भी पानी नहीं था, अचानक से पानी कहां से आया? पार्थ ने पूछा, किसने गिराया पानी? सब हैरान हो गए, कोई जानबूझकर क्यों गिराएगा? फिदा ने कहा, आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, कोई जानबूझकर क्यों गिराएगा? तभी पास की नजर बाहर गई, वैशाली जा रही थी। उसने कहा, जो जा रही है ना उसी ने पानी गिराया है, पर जल्दी मेरे हाथों में आ जाएगी। नज आई और नज ने फिदा को दवाई लगाई और कहा, अभी तुम चल नहीं सकती, मोच आई हुई है तो रेस्ट करो। फिदा ने अपना सर हिलाया और पार्थ ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिदा हैरान हो गई, उसने सबके सामने उसे गोद में उठा लिया था और उसके बाद वह उसे लेकर ऑडिटोरियम से निकल गया। एक लड़की बोली, यार ऐसा पति मुझे भी दिला दो कोई यार, ये हमारा हॉट एंड हैंडसम प्रोफेसर है, क्यों इसकी शादी हो गई, वह भी सेक्सी एंड बोल्ड लड़की के साथ। क्या कॉम्बिनेशन है यार, मैं तो सोच रही हूँ कि बच्चे कैसे होंगे। दूसरी लड़की बोली, मैं तो ये सोच रही हूँ कि दोनों एक दूसरे में नाइट के टाइम पर खो जाते होंगे। बिल्कुल यार, कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल है यार ये दोनों, काश मैं भी होती इतनी खूबसूरत। वो पहली लड़की बोली, छोड़ना यार, हमारी किस्मत में ये प्रोफेसर और स्टूडेंट की लव स्टोरी है ही नहीं शायद, पर जिसके साथ बनानी थी वह तो किसी और के साथ बना चुका। प्रोफेसर इतना अच्छा दिखता हो, कोई दिखता ही नहीं है, ऊपर से शादीशुदा है।
पहले से हमारी किस्मत में नहीं है ये लव स्टोरी। वो लड़की बोली, भगवान फिदा को जल्दी प्रेग्नेंट कर दो। पहली लड़की बोली, क्यों? उस लड़की ने कहा, यार मुझे देखना इन दोनों का बच्चा कैसा होता है, मैं उसे अपनी गोदी में खिलाना चाहती हूँ। वो पहली लड़की बोली, हाँ तू तो उसकी ताई है ना जो वो खिलाने देगी तुझे, कुछ भी मत बोल ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि पार्थ सर अभी बच्चे करेंगे। फिदा को उसके पहले पढ़ाई पूरी करवाएंगे। कितने स्ट्रिक्ट है वह, भले ही प्यार करते हैं लेकिन पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट होती है, और वह है भी कितने साल की, 19-20 साल की, लगता नहीं अभी कुछ ऐसा होगा उसे। लड़की ने कहा, मतलब मेरा मासी बनने का भी सपना खत्म। पहली लड़की बोली, बुआ बनने का? वो लड़की ने बोला, चुप कर, मुझे नहीं बनना बुआ, तू बन जा, तुझे बनना है तो, पर सर की बहन नहीं, मैं साली ठीक हूँ, काम से कम जीजा, साली वाला रिश्ता तो रहे। तो पहली बोली, चुप कर, कुछ भी नहीं रहेगा हमारा, चलो हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर सबके सामने। पार्थ फिदा को अपनी गोदी में लेकर जा रहा था और हर कोई उन्हें देख रहा था और उन दोनों की जोड़ी को अप्रिशिएट कर रहा था। एक तरफ जाकर वैशाली रुक गई थी और उसने भी उन दोनों को देख लिया। वो जल भूनकर राख हो रही थी। फिदा को इतने प्यार से उसे संभालते हुए ले रहा था और फिदा के चेहरे पर जो शर्म थी वो हर कोई देख रहा था। उसे सच में लग रहा था कि उसने पार्टिसिपेट करके गलती कर दी। और यहाँ पार्थ उसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी उसे अपनी गोदी में उठाने में। वह आराम से उसे लेकर अपने स्टाफ रूम की तरफ बढ़ रहा था। फिदा ने कहा, उतार दीजिए ना। पार्थ ने कहा, शांति से रहो मेरी गोद में। पार्थ सबके सामने फिदा को अपनी गोद में लेकर जा रहा था और हर कोई पार्थ जैसा पति चाहिए, उसके जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, इस तरीके की बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था और हर कोई फिदा से जल भून रहा था। लेकिन फिर पार्थ इन सबसे अलग, वो सिर्फ और सिर्फ फिदा के ऊपर ध्यान दिए हुए था, उसे लेकर जा रहा था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन फिदा उसको तो पार्थ की गोद में एकदम शर्मा रही थी। पार्थ उसे लेकर सीधा अपने रूम में गया और दरवाजे को बंद किया और उसे बिठा दिया और फिर साइड टेबल पर से पानी उठाया और उसे अपने हाथों से पिलाया। पार्थ ने कहा, सो जाओ अब शांति से। फिदा ने कहा, और प्रैक्टिस? पार्थ ने कहा, मैं तुम्हारा नाम वापस ले रहा हूँ। फिदा ने कहा, क्यों, मैंने क्या किया? पार्थ ने कहा, क्या किया? चोट लगा ली। फिदा ने कहा, तो जानबूझकर नहीं लगाए। पार्थ ने कहा, बोल दिया ना मैंने, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई डांस नहीं, अगले साल होगा तो कर लेना। फिदा ने कहा, मुझे पर अभी करना है, अगले साल क्या पता मैं कंडीशन में ही ना रहा हूं। पार्थ ने कहा, क्यों, कहीं तीरथ पर जा रही हो? फिदा ने कहा, तीरथ पर नहीं जा रही, लेकिन क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिस पर मैं कॉलेज ही ना आऊं। पार्थ ने कहा, ऐसा क्या होगा तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं होगा। पार्थ उसके पास आकर बैठ गया था और फिदा उसने पार्थ के हाथ को पकड़ लिया। पार्थ बस उसे देख रहा था और फिर वो उसकी उंगलियों की मूवमेंट को देख रहा था कि किस तरीके से फिदा अपने उंगलियों से पार्थ की उंगलियों में अपना हाथ चला रही है, और बोली, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसमें मैं कॉलेज ना आ पाऊं। पार्थ को सच में समझ में नहीं आया कि उसकी बीवी क्या कहना चाहती है और वो बोला, क्या कहना चाहती हो? नॉर्मल शब्दों में बोल दो, मैं प्रोफेसर हूं लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हूं इंसान की किसी भी पहेलिया को सुलझाता फिरूं। फिदा ने उसकी उंगलियों को छोड़ा और कहा, बस यही समझते नहीं हो और बड़े वैसे बोलते रहते हो कि मैं तो प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, और प्यार की बात बोलूं तो समझ में नहीं आती। पार्थ ने कहा, तो प्यार की बात समझ आती है, पहेलियां नहीं समझ आती। फिदा ने कहा, आपसे ना बात करना ही बेकार है। उसके बाद वो रूठ कर बैठ गई तो पार्थ उसके पास आया और बोला, बताओ अच्छा क्या, ऐसा कि तुम कॉलेज नहीं आओगे? फिदा ने कहा, क्यों, आप नहीं चाहते कि हमारा भी बच्चा आए जैसे आराधना का आया है? पार्थ इस पर उसे घूर कर देखने लगा और बोला, अच्छा तो तुम्हें कॉलेज टाइम में प्रेग्नेंट होना है, मैं तो नहीं होने देने वाला। फिदा ने कहा, क्यों? वो इस तरीके से पूछ रही थी जैसे न जाने कौन सा पाप वाला जवाब दे दिया हो। बाद में फिदा ने कहा, मैं तो होकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद से कुछ भी हो जाए पास तो आना पड़ेगा आपको। पार्थ ने कहा, सॉरी पर मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी कॉलेज पूरी नहीं होगी, पहले पढ़ाई। फिदा ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, अच्छा प्रोफेसर से शादी कर ली मैंने, पढ़ाई 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 करना, बाकी कुछ सूझता ही नहीं इस आदमी को। उसके बाद उसने तकिया उठाया और पार्थ के ऊपर मार दिया। पार्थ ने कहा, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं यहाँ पर, पति नहीं हूं। फिदा ने कहा, तो पति बनकर मुझे वहां से उठाकर क्यों लेकर आए थे? छोड़ देते, डांट देते थोड़ा सा।
पार्थ ने कहा, अगर डांट देता तो रो पड़ती वहीं पर। फिदा ने कहा, तो रो पड़ती थी, आपको क्या फर्क पड़ रहा था, आप तो प्रोफेसर थे ना मेरे वहां पर। पार्थ ने कहा, डांट मैं अभी भी सकता हूं क्योंकि तुम अभी सो नहीं रही हो। फिदा ने कहा, मैं कॉलेज पढ़ने आती हूं सर, सोने नहीं आती हूं। उसके बाद वहां से जाने लगी तो पार्थ उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तो फिदा मुड़कर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी और इसी में हल्का सा खिंचाव उसे अपने पेट पर महसूस हुआ। उसने अपना पेट पकड़कर हल्का सा चीख दिया, जिस पर पार्थ ने तुरंत उसे छोड़ दिया और उसके पास आ गया और वो बोला, क्या हुआ? फिदा ने कहा, दर्द हो रहा है। पार्थ ने उसे वापस बिठाया और उसकी कुर्ती को ऊपर उठाकर देखा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, शायद खिंचाव पड़ गया था स्टिचेस पर। उसने कहा, बोला था ना, सो जाओ। फिदा बस उसे देख रही थी और बोली, मैंने अभी कहा ना कि मैं सोने नहीं आती हूँ, यहाँ पर पढ़ने आती हूँ और पिछले 2 हफ्तों से मेरा पति मुझे सुला ही रहा है और मैं उसे सुलाने की बड़ी कदरदान हूँ, पर अब नहीं। पार्थ ने कहा, लेट रही हो कि नहीं लेट रही हो? फिदा ने कहा, नहीं लेट रही। पार्थ ने कहा, मैं जबरदस्ती करूंगा। फिदा ने कहा, हाँ क्या होगा? आपके जबरदस्ती से ज्यादा किस करोगे, बेड पर जबरदस्ती, और क्या होगा, कभी उससे आगे बढ़े हो? पार्थ ने कहा, जब आ जाएगा ना टाइम तो इस तरीके से आगे बढ़ूंगा कि सहन नहीं कर पाओगे। फिदा ने कहा, जाओ जाओ, सिर्फ बोलना आता है आपको और कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ आता है तो पढ़ाना और कुछ नहीं आता, आप रोमांस के नाम पर जीरो। उसके बाद वह लेट गई और दूसरी तरफ करवट ली, जिस पर उसे वापस खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसने नहीं बताया। पार्थ ने उसको सीधा कर दिया, जिस पर फिदा ने कहा, क्या है, सोने दो मुझे। उसके बाद वापस लेटने लगी तो पार्थ ने उसे वापस सीधा कर दिया और फिदा बस उसे गुस्से से देखने लगी। तभी उसने ध्यान दिया कि पार्थ उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। फिदा डर गई और बोली, अब तो मैं अपनी सहनशक्ति तुम्हें दिखा कर रहूंगी। पार्थ ने कहा, क्लास जाए भाड़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी के बाद सिर्फ एक ही इंसान से फर्क पड़ने लगा है और वह सिर्फ तुम। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे उन्हें सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीखने से दुनिया समझती ना, तो कब की सीख जाती और बांसुरी बजाने वाला कृष्णा महाभारत नहीं करवाता। वो सीखते नहीं है, बस टाइम पास करवाते हैं। पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे खुद से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिदा बस उसे देख रही थी। अपनी बातों में उसने एक चीज और सही कही थी, सीखने से दुनिया सीखती तो कब की सीख जाती, सीखती नहीं है, वो बस अपनी मनमर्जी करती है। और सही कहा, महाभारत नहीं होती अगर कृष्ण की एक बोली पर सब सीख जाते तो। उसके बाद पार्थ उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को अपने होठों को लेकर बंद कर दिया। फिदा ने अपनी आंखों को कुचकर बंद कर लिया और उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। पार्थ ने अपने आप को बिल्कुल भी उसके ऊपर झुकाया नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे प्रॉब्लम हो। उसके बाद उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरलॉक किया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। फिदा की सांस भारी होने लगी और धीरे धीरे वह सांस लेना भूल गई, लेकिन पार्थ उसे छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि वह अभी कहीं और तो उसे किस कर नहीं सकता था। सिर्फ एक मूड था जहां पर वह अपना पूरा का पूरा राज जमा सकता था। फिदा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और उसके बाद उसने पार्थ के बालों में आपका हाथ फंसाना शुरू किया। यहाँ दूसरी तरफ क्लासरूम में आराधना बैठी हुई थी। तभी उसे दोबारा कॉल आने लगा। उसने देखा से अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उसने उसे उठा लिया तो कहा, भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सारे बच्चे उसे देखने लगे तो आराधना ने कहा, एक्सक्यूज मी, और उसके बाद से बाहर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ से सुशांत की आवाज आई, मेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बधाई देने वाला था। आराधना ने कहा, कौन सी बधाई? सुशांत ने कहा, कंग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं और साथ में आपको थोड़ा सा दुख भरी खबर भी सुनना चाहता था। आराधना ने कहा, What did you mean? सुशांत ने कहा, मतलब दुख भरी खबर अभी आई नहीं है, पर आ जाएगी जब अचानक से यह बच्चा तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। कितना बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। आराधना की आंखें बड़ी हो गई। उसने कसकर अपने पेट को पकड़ लिया और कहा, देखो तुम जो कोई भी साफ साफ बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है और क्या काम है। अगर मेरे बच्चे को सच में कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, और छोड़ो, मैं होने ही नहीं दूंगी उसे कुछ भी। सुशांत ने कहा, अच्छा इतना भरोसा है खुद पर, खुद के बच्चे पर? आराधना ने कहा, खुद पर होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मुझे भगवान पर और मेरे पति पर पूरा भरोसा है। और अपना ये थोबड़ा लो और दफा हो जाओ यहाँ से, समझे? सिर्फ फोन पर धमकी देनी आती है तो अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ और आई टू आई कांटेक्ट बात करो, फिर बताती हूँ कि आराधना नेगी क्या चीज है।
समझे, अब दफा हो जाओ यहां से, मेरा मतलब ये फोन से। रात का वक्त, आराधना अपने कमरे में थी और इधर उधर अपना फोन लेकर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन से उसे कौन फोन कर रहा है। तभी वहां पर नक्श आ गया और बोला, क्या हुआ आराधना, कोई तकलीफ हो रही है क्या? आराधना ने उसे देखा और सोचा, उस फोन नंबर के बारे में बता दे क्या। फिर उसने सोचा, नहीं, कोई अगर मजाक कर रहा होगा तो फालतू में नक्श परेशान हो जाएगा। उसने कहा, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए चक्कर काट रही थी। नक्श ने कहा, तो यहाँ क्यों काट रही हो, आओ गार्डन में चलते हैं। आराधना ने कहा, स्यो, और नक्श के साथ नीचे उतर गई। वो नीचे गार्डन में घूमते हुए भी ध्यान से नहीं चल रही थी, बस उसका सारा का सारा ध्यान उस फोन नंबर और फोन करने वाले इंसान के ऊपर था। तभी अचानक से झूला आ गया, लेकिन वह देख नहीं रही थी और उसकी टक्कर हो जाती अगर नक्श उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ ना करता। नक्श ने कहा, क्या हो गया तुम्हें आराधना, खोई कोई कहाँ हो, कुछ हुआ है क्या आज कॉलेज में? आराधना ने कहा, नहीं, कॉलेज में क्या होता, कॉलेज में तो वही चल रहा है, बस एनुअल फंक्शन और पढ़ाई। नक्श ने कहा, तो ऐसी खोई हुई क्यों हो, कुछ और प्रॉब्लम है बताओ। उसके बाद वो इस झूले पर उसे लेकर बैठ गया। आराधना ने कहा, कोई बात नहीं है। नक्श ने कहा, देखो कोई बात है तो बता दो मुझे, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कहने वाला हूँ। आराधना उसे देख रही थी, उसका मन किया कि बस अभी बता दे, लेकिन नहीं, अगर दोबारा उसे एक बार कॉल आ गया तो वो पक्का नक्श को बता देगी। उसने इस बात का फैसला इस वक्त ले लिया और उसने कहा, नहीं, कुछ बात नहीं है और अब मुझे नींद आ रही है शायद, इसलिए टक्कर होने वाली थी। नक्श ने कहा, मतलब तुम नींद की आगोश में पूरी तरीके से चली गई हो? आराधना ने कहा, शायद, चलो सोते हैं। उसके बाद वो खड़ी हो गई और चलने लगी, तभी अचानक से नक्श ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आराधना ने कहा, क्या हुआ? नक्श ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, अब तुम चल नहीं पा रही, टक्कर खाकर गिर रही हो और अगर तुम्हें और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इसलिए अच्छा है कि मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं। आराधना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसके कंधों को अच्छे से पकड़ लिया और अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। यहाँ दूसरी तरफ फिदा के कमरे में पार्थ फिदा की ड्रेसिंग कर रहा था और फिर उसने उसके सर पर जो आज चोट आई थी उसे पर भी दवाई लगाई और पैर को भी अच्छे से रब किया और उसे गर्म पट्टी बांध दी, क्योंकि मोच का दर्द अभी ठीक से गया नहीं था। और उसने कहा, कल कॉलेज मत आना, ठीक है, रेस्ट करना। फिदा ने कहा, ठीक है, पर आप मेरा नाम तो वापस नहीं लेंगे ना? पार्थ ने कहा, तुमने तो मेरी माता श्री को ऐसे भड़का दिया मेरे खिलाफ, तो मैं कुछ भी करके तुम्हारा नाम पीछे नहीं ले सकता। अगर ले दिया ना तो मेरी माता श्री मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिदा को इस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि घर आते ही उसने कंप्लेंट की लाइन बांध दी थी रूबी जी के सामने और उसके बाद पार्थ को ना चाहते हुए भी उसे कंपटीशन में रखना पड़ा था। पार्थ ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और फिर फिदा लेट गई और पार्थ क्लोजेट में जाकर कपड़े चेंज करके वापस आया और उसके साइड में लेट गया तो फिर हल्की सी उसके ऊपर झुक गई। पार्थ ने कहा, तकलीफ होगी? फिदा ने कहा, होने दो, प्यार में तकलीफ नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। पार्थ ने अपना सर हिला दिया और बस उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया और फिदा ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और पार्थ धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाता रहा और कुछ देर में वह दोनों नींद में चले गए। वहीं दूसरी तरफ बेदी हाउस, एक लड़की बालकनी में थी और वो ड्रिंक कर रही थी। तभी कमरे में सुशांत आया और बोला, ओ माय डियर सिस्टर, क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को? वो लड़की पलट गई तो नीले रंग की आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, खूबसूरत थी, लेकिन शायद फिदा पर जिस तरीके से लोग फिदा होते थे उसे लड़की पर कोई नहीं हो सकता था। और वो बोली, क्या कर रही हूँ? शराब पी रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? उसके बाद में पलट गई और बोतल को वापस अपने मुंह से लगाने लगी। तभी सुशांत ने उसके हाथ से वह ले लिया और कहा, बीमार पड़ जाओगे। उस लड़की ने कहा, तो पड़ जाने दीजिए, वैसे भी क्या ही हो सकता है। सुशांत ने कहा, क्या हो गया है? उस लड़की ने कहा, कुछ नहीं हुआ, वही तो प्रॉब्लम है, डिच कर दिया उस बंदे ने मुझे। सुशांत ने कहा, कौन ऐसा लड़का आ गया जो मेरी बहन को डीच करने पर आ गया? वो लड़की जिसका नाम प्रिया था वो बोली, क्या कर लोगे भैया, मुझे आज तक कॉलेज लाइफ में सिर्फ कॉलेज लाइफ में 17 लड़कों ने डीच कर दिया। क्यों, मैं इतनी खूबसूरत नहीं लगती क्या? मुझे अपने लिए अब कोई कॉलेज के लड़के नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा सेटल लड़का चाहिए, वह भी हैंडसम, ऐसा हैंडसम कि दुनिया की सारी लड़कियां उसे चाहती हो लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहे।
सुशांत ने कहा, ऐसा लड़का कहाँ ढूंढोगे? प्रिया ने कहा, रहते हैं ना कि अगर मोमबत्ती लेकर भगवान को ढूंढो तो वह भी मिल जाएगा, तो यहाँ तो मुझे एक लड़का चाहिए, मिल ही जाएगा। सुशांत ने कहा, तो अपने आप को नशे में क्यों डाल रही हो? अगर वो तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे देवदास बन जाए? प्रिया ने कहा, छोड़ दूंगी शराब उस दिन जिस दिन वह मुझे मिल जाएगा। अभी मैं चली सोने, आप जाओ अपनी मैडम के पास। उसके बाद वो सीधा अपने बिस्तर पर गई और सुशांत ने कहा, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा प्रेम, शादी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। प्रिया ने कहा, तुम भी ढूंढो ना मेरे लिए कोई प्रेम साथी, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता है, बस अपनी बीवी के पीछे पड़े रहते हो। मानती हूँ कि बीवी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है। सुशांत ने कहा, अपनी खूबसूरती को मेरी बीवी की खूबसूरती से कंपेयर मत करो सिस्टर, अच्छा नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की, तो ढूंढ दूंगा, पहली बार बोला है तुमने मेरे से यह बात, पहले कभी बोलती तो अब तक ढूंढ कर दे चुका होता। प्रिया ने कहा, ठीक है अभी बोल दिया ना, तो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा लड़का लाकर दो जो मेरे ऊपर बिल्कुल फिदा हो जाए, मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाए, प्रिया पर फिदा हो जाए। सुशांत ने कहा, अच्छा सो जाओ। प्रिया लेट गई और सुशांत वहां से अपने कमरे में चला गया। वहां पर एक लड़की थी जो कि शायद सुशांत से 2-3 साल छोटी होगी। वो बोला, कृपा क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हुई हो शांत? कृपा जो कि सुशांत की बीवी थी वो बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूं कि मेरा पति कहाँ गुम हो गया है, आजकल मेरे पास रहता ही नहीं है। सुशांत ने कहा, कुछ नहीं, बस अपने बिजनेस को संभाल रहा हूं। कृपा ने कहा, तो उस पार्थ नेगी को मार क्यों नहीं देते जिसकी वजह से तुम्हारा सारा बिजनेस खत्म हो गया और तुम्हें अपने भाई के आगे हाथ फैलाने पड़े? कृपा की आंखों में इस वक्त गुस्सा था और वो बोली, मुझे उसे पार्थ नेगी से नफरत हो गई है। मैं चाहती हूं कि वह पार्थ नेगी तुम्हारे कदमों में गिर जाए। उस नक्श नेगी की बीवी को उठाकर क्या मिल जाएगा तुम्हें? नक्श मिल जाएगा, पार्थ नहीं मिलेगा। और अगर करना है तो आराधना को छोड़ो और सीधे फिदा को पकड़ो। सुशांत ने कहा, सही कह रही हो, वैसे आराधना को क्यों कुछ करूं? फिदा को कुछ करते हैं, मोहरा फिदा रहेगी, लेकिन सबको लगेगा कि बकरा आराधना बनी है, सब आराधना को बचाने में लगेंगे और यहाँ फिदा मेरे पास आ जाएगी। बिल्कुल सही सोचा मेरी बीवी ने। कृपा के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कितने दुश्मन पैदा कर लिया ना उसे आदमी ने, मतलब पहले वो प्रोफेसर, फिर यह किरण जो पता नहीं क्या सोच रहा है उस किरण को करने के लिए, और अब तुम, और न जाने लड़की कितने दुश्मन पार्थ की लाइफ में लेकर आएगी। इसकी खूबसूरती इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। सुशांत ने कहा, खूबसूरत तो बहुत है। उसके बाद वो फिदा को याद करने लगा। उसने एक बार फिदा की तस्वीर देखी थी। कृपा ने कहा, खूबसूरत है लेकिन प्यार करने मत लग जाना उससे। सुशांत ने कहा, मुंह बंद रखो अपना, मैं क्यों प्यार करूंगा उससे? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी रखेल बनने लायक है और कुछ नहीं। ऐसी खूबसूरती को कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ इस्तेमाल करता है। और फिदा की फिदा पर जो लोग मरते हैं वो बेवकूफ है जो सिर्फ उससे प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़की सिर्फ इस्तेमाल की चीज है, सिर्फ और सिर्फ जिस्म के इस्तेमाल करना। कृपा ने इस पर कुछ नहीं कहा और बोला, तो कब करोगे ये सब? सुशांत ने कहा, बेचारी अभी ठीक हुई है, थोड़ी तो खुश भरी जिंदगी जीने दो। सुनो, एनुअल फंक्शन है उसका 15-20 दिन बाद, करते हैं कोई धमाका इस एनुअल फंक्शन में, देखते हैं इतनी भीड़ में कैसे बचाता है अपनी छोटी सी और प्यारी सी बीवी को, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने एक बार फिर उस आराधना को कॉल किया तो वह सच में नक्श और पार्थ को बता देगी और उन दोनों का सारा ध्यान आराधना पर शिफ्ट हो जाएगा। उन्हें लगेगा फिदा के ऊपर कोई खतरा ही नहीं है और फिर फिदा बनेगी मोहरा और वह बकरी बेचारी आराधना, वो खुद को कोसेगी कि उसकी वजह से उसकी दोस्त फिर मुसीबत में पड़ गई। वो दोनों मुस्कुराने लगे। सुबह का वक्त, फिदा कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि पार्थ ने कह दिया था, इसलिए वो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। आराधना तैयार हो गई थी, लेकिन वह ये देख रही थी कि अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। उसने सोचा कि शायद आज भी कॉलेज में ही कॉल आएगा, इसीलिए वह पार्थ के साथ कॉलेज चली गई और अपनी सारी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने लगी। यहाँ कोई कॉलेज के छत पर था जो कि आराधना पर नजर हुए था। उसका जो मैग्नीफाइंग स्टेथोस्कोप था वो सीधा उस क्लास के खिड़की के पास था और खिड़की के अंदर से आराधना को ही देख रहा था और उसके पल पल की खबर थी। वह क्या कर रही है, कैसी मूवमेंट कर रही है, किसी को दे रहा था। और उसने कहा, बॉस ये लड़की आपकी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस लड़की के ऊपर पूरी ध्यान रखा हुआ हूँ। क्लास में पार्थ था और वो पढ़ा रहा था और उसने कहा, इसका देवर भी है, सुना है काफी तेज है।
दूसरी तरफ 7 समंदर पार अमेरिका की एक बड़ी बिल्डिंग के कंपनी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और वह बोला, पार्थ नेगी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बिजनेस के रूप से सारी दुनिया अनजान है। पर हम कुछ बिजनेसमैन नहीं है। 3 साल पहले प्रोजेक्ट किया था मैंने उसके साथ, सोचा नहीं था कि वो प्रोजेक्ट हमें इस तरीके से करीब ले आएगा। 3 साल बाद सुना है काफी तेज प्रोफेसर है। वो आदमी जो कि आराधना पर नजर रख रहा था, उसने कुछ पल के लिए अपना ग्लास पार्थ की तरफ किया। पार्थ इस वक्त एक स्टूडेंट की क्लास लगा रहा था, क्योंकि वो ठीक से कोई जवाब नहीं दे रहा था, और उसने कहा, दिख रहा है सर बहुत तेज है, शायद अपने स्टूडेंट की तरफ काफी डिवोटेड है। वो आदमी बोला, होने दो, हमें क्या, मुझे तो आराधना से मतलब है, सिर्फ आराधना से। शाम का वक्त, आराधना पार्थ के साथ वापस घर की तरफ आ रही थी। तभी पार्थ का फोन का जो कि आराधना के पास था, क्योंकि वो ड्राइव करते वक्त फोन नहीं संभाल सकता था, इसीलिए उसने आराधना को दे दिया था। आराधना जो साइड में बैठी हुई थी, उसने फोन स्पीकर पर कर दिया। पार्थ को नंबर समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे पर एक ई सा लिखा हुआ था। पार्थ ने कहा, बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आए, टाइगर सर सुशांत बेदी। पार्थ ने कहा, अब क्या किया उसने? पार्थ के उसे आदमी ने कहा, सर वो सुशांत बेदी बार बार आराधना मैडम को अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। क्या आराधना मैडम ने बता दिया आपको? आराधना वो सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पार्थ ने फोन स्पीकर से हटाया और कान से लगा लिया, और एक नज़र उसने आराधना को देखा तो आराधना ने अपनी नज़र झुका ली। उसे पता था कि फोन करने के बाद वह जरूर आराधना से इस बारे में बात करेगा, और उसे पार्थ को सब कुछ बताना पड़ेगा, और यह बात नक्श तक जरूर जाएगी। पार्थ ने कहा, बता दिया था, बताओ क्या हुआ? आराधना इस पर उसे देखने लगी, और वहां दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, सर वो सुशांत बेदी शायद आराधना मैडम को टारगेट करने वाला है। पार्थ ने कहा, क्या जोक है? वो आदमी बोला, सर जोक नहीं है, सच में बोल रहा हूं मैं। पार्थ ने कहा, हाँ तुम सच बोल रहे हो, लेकिन जोक बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ उसका हमें घुमाने का प्लान है। उसे क्या लगता है वो इस तरीके से आराधना को अननोन नंबर से कॉल करें और हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता चलेगा, इसीलिए फिदा की सिक्योरिटी और कब बढ़ा दो। आराधना हैरान हो गई, मतलब उसे टारगेट कॉल किया जा रहा था ताकि फिदा को तकलीफ पहुंच जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे। वो पार्थ के फोन रखने का वेट कर रही थी। धीरे धीरे पार्थ की बातें उस आदमी के दिमाग में जा रही थी, और उसने कहा, बट सर वो स्टॉकर, वो तो सिर्फ आराधना मैडम के पीछे पड़ा है। पार्थ ने कहा, तो सिक्योरिटी उसकी भी बढ़ा दो, किसने रोका है? और हाँ, हल्की सी भी चूक हुई, मैं तुझे शमशान में पहुंचा दूंगा। उसने कहा, ठीक है सर, हम दोनों मैडम की अच्छे से सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। पार्थ ने कहा, फिदा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पीछे तुम साए की तरफ घूमते हो, वरना वो मेरा सर फोड़ देगी। उसके बाद उसने फोन रख दिया। फिदा को बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं पसंद थी। वो जिस तरीके से शादी से पहले बेफिक्र होकर घूमती थी, उसे अभी भी वही चाहिए था। उसे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, और फिदा की पूरी जिंदगी की इतनी चर्चा ही नहीं होगी जितनी पार्थ ने बिजनेस वर्ल्ड में दुश्मन क्रिएट कर लिए थे, सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर तक पहुंच गए, और उसके बाद वो दोनों गाड़ी से उतर गए, और आराधना ने कहा, प्लीज आप नक्श को मत बताना। पार्थ ने कहा, क्यों? आराधना ने कहा, तो वह मुझसे बहुत सवाल करेंगे कि ऐसा कॉल आया था, क्या बात की थी, और वह आदमी कुछ ढंग से बोलता ही नहीं था, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें, और आज तो उनका कोई कॉल ही नहीं आया। पार्थ ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। उसके बाद पार्थ अंदर चला गया। वहां आराधना खड़ी खड़ी सोचती रही, क्या मतलब आ जाएगा? पार्थ को पता था क्या कि उसे कॉल आएगा ही आएगा। उसके बाद वह भी अंदर की तरफ आ गई। उसने देखा कि शायरी आई हुई थी, और साथ में छोटी सी वामिका। वामिका ने जैसे ही आराधना को देखा, वो बोली, बड़ी मामी। उसके बाद वह वहां चली गई, और आराधना झुक गई उसे गोदी में उठाने के लिए। तभी शायरी ने कहा, रुको। और आराधना एकदम से रुक गई, क्योंकि वो घबरा गई थी उसके ऐसे बोलने से। शायरी आगे आई, और उसने तुरंत वामिका को अपनी गोद में ले लिया और कहा, फर्स्ट टाइम है और अभी शुरुआती दिन है, तुम प्रेगनेंसी में हो और तुम्हें यह नहीं पता कि बच्चा ऐसे गोदी में नहीं लेते, वो भी इतना भारी पहाड़ जैसा। वामिका ने कहा, मैं आपको पहाड़ जैसी लगती हूँ। शायरी ने कहा, बिल्कुल तुम पहाड़ जैसी ही हो, शांत रहो, आपकी बड़ी मम्मी की टमी में छोटू सा बेबी है, उन्हें तकलीफ होगी। वामिका की आंखें बड़ी हो गई और वह बोली, सच में? आराधना ने हाँ कर दिया तो वामिका ने कहा, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ?
और आराधना ने कहा, अभी वो नहीं आया है। तो आराधना ने कहा, लेकिन अभी तो मम्मी ने कहा कि वो टमी के अंदर है। आराधना ने कहा, टमी के अंदर है और वो अभी आपकी बात नहीं सुन सकते। जब टमी से बाहर आ जाएगा तब आप बात करना। वामिका ने कहा, कितना टाइम लगेगा? आराधना ने कहा, 9 मंथ्स। वामिका इस पर उसे देखने लगी और बोली, इतने में तुम्हें वापस दुबई चली जाऊंगी, नहीं अभी लेकर आओ। उसे शायरी ने कहा, क्या मतलब अभी लेकर आओ? जब आने का टाइम होगा तभी आएगा ना। तुम्हारी कोई डॉल नहीं है कि तुमने बोला और आ गया, चलो अब। उसके बाद वह आराधना का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले आई और उसे बैठा दिया। वहां पर फिदा नहीं थी। वामिका ने कहा, क्या छोटी मामी अभी भी सो रही है? शायरी ने कहा, हाँ वो सो रही है और उन्हें उठाना मत, उनकी तबीयत खराब है। वामिका ने कहा, यह क्या बात हुई? बड़ी मामी भी मेरे साथ नहीं खेल सकती और छोटी मामी की तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। रूबी जी ने कहा, बोर क्यों हो जाओगी, हम क्या कहीं चले गए हैं? वामिका ने कहा, लेकिन मुझे मामी के साथ खेलना है। तभी वहां पर पार्थ आ गया जो कि कमरे में चला गया था। वो अपने कपड़े बदलकर आया और उसने छोटी सी वामिका को गोद में उठाया और कहा, मामी नहीं तो क्या हुआ, मामा है, मामा के साथ खेलो। वामिका ने कहा, मामू, मुझे मामी चाहिए और आप बताओ आप नहीं लेकर आओगे? छोटू बेबी, जैसे बड़ी मामी लेकर आई, छोटी मामी नहीं देगी। मम्मी ने मुझे एक बार कहा था दुबई में कि मेरी दोनों मामी मुझे छोटू छोटू बेबी देगी। आराधना मामी तो ला रही है, फिदा मामी कब लाएगी? पार्थ इस पर खामोश हो गया। वो अभी तक उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, तो बच्चा कहां से आता? पार्थ ने कहा, अभी टाइम लगेगा। उसके बाद उसके बालों को ठीक करने लगा तो शायरी ने कहा, क्यों टाइम क्यों लगेगा? पता है उसकी तबीयत खराब है, लेकिन 1-1.5 महीने में वह ठीक हो जाएगी। उसके बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो आनी चाहिए ना घर पर। पार्थ ने कहा, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक वह बच्चे नहीं करेगी। उसके बाद उसने वामिका के प्यार से गाल खींच दिया। रूबी जी हैरान हो गई और कहा कि फिदा ने कहा कि उसे प्रेग्नेंट होना है, तो क्या करेगा? पार्थ ने कहा, हर बार उसकी थोड़ी चलेगी, थोड़ी बहुत मेरी भी तो चलनी चाहिए। मेरा कोई वजूद है कि नहीं है शादी में? हर बार उसी की बात मान लेता हूं, मैं कुछ हूं या नहीं हूं। उसके बाद उसने थोड़ी नाराजगी दिखाकर बैठ गया। शायरी ने कहा, बेटा शादी में न सिर्फ लड़की की चलती है, लड़के की नहीं चलती इतनी। पार्थ ने कहा, शांति से अपनी शादी बचाने पर ध्यान दें वरना मैं तोड़ भी सकता हूं। रूबी जी ने कहा, पार्थ शांत हो गया। सीढ़ियों पर फिदा आ गई और वह नीचे उतरने लगी। पार्थ ने कहा, क्या जरूरत है? फिदा ने कहा, मैं बोर हो रही हूं। उसके बाद वह सीधी उतरकर नीचे आ गई और रूबी जी के पास आकर बैठ गई। आराधना शांति बैठी थी। वो बस अननोन नंबर के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से उसका कॉल आने लगा। उसने देखा तो वही अननोन नंबर था। वह हैरान हो गई। पार्थ ने फोन बजने पर आराधना को देखा। आराधना ने एक नज़र उसे देखा और आंखों के इशारों से कहा कि उसी का फोन है। पार्थ ने आंखों के इशारों से कहा कि बाहर जाकर बात करें। उसके बाद वो भी खड़ा हो गया। आराधना ने कहा, हेलो। उसके बाद वह बाहर की तरफ चली गई। पार्थ ने कहा, जरा मैं टहल कर आता हूं। उसके बाद वह बाहर चला गया आराधना के पीछे पीछे। वो कुछ बोलती उससे पहले आराधना के कान से उसने फोन हटाया, उसे स्पीकर पर किया और इशारों से कहा कि अब बात करें और आदमी से कहा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से सुशांत की आवाज आए, हमारी प्यारी आराधना जी, हम बोल रहे हैं। सुशांत, और कौन बोल रहे हैं? नंबर याद होना चाहिए था अब तक आपको। आराधना ने कहा, फालतू लोगों का नंबर मैं याद नहीं रखती। उसके बाद में फोन कट करने को हुई तभी पार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराधना इस पर पार्थ को देखने लगी तो पार्थ ने इशारों से कहा कि वो फोन ना काटे। सामने से सुशांत ही फोन कटेगा इस बार। आराधना ने कहा, तुम हो कौन और इतने दिनों से मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सुशांत ने कहा, प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगा, मुझे तो मजे लेने हैं। आराधना ने कहा, तो अननोन नंबर पर मैं ही तुम्हें मिली थी, किसी और से बात करो। सुशांत हंस गया और बोला, अरे जो मजा आपके साथ बात करने में है वो किसी और के साथ बात करने में कहाँ है मैडम? आराधना ने कहा, दोबारा कॉल करोगे ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारे नंबर से लेकर। सुशांत ने कहा, कर दो, कौन सा यह नंबर मेरा है? ये तो किसी अनजान का नंबर है, वही फंसेगा बेचारा, करेगा कुछ नहीं और जेल की चक्की कटेगा। आराधना ने गहरी सांस ली और कहा,
देखो अब तुमने कॉल किया ना, तो मैं अपने पति को बता दूंगी। सुशांत ने कहा, शौक से बताओ, उसको बताने से क्या हो जाएगा। आराधना ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो और हो कौन तुम। सुशांत ने कहा, सुशांत बेदी, बताया तो था, उस अपना नाम इतनी जल्दी भूल गई मैडम, आप भी याद कर लो, आप हमारी होने वाली है। सुशांत की बात सुनकर कुछ पल के लिए आराधना शांत पड़ गई और कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी क्यों होगी। सुशांत ने कहा, शादी के बाद हर लड़की अपने पति की हो जाती है। पार्थ समझ गया कि शादी के बाद फिदा उसकी हो जाएगी और क्या वो इतना बेवकूफ था कि फिदा किसी और के पास जाने देगा। सुशांत ने कहा, वैसे अच्छा लहंगा खरीदना अपने लिए, बाकी मैं खुद दूंगा, टेंशन मत लो। आराधना ने कहा, गो टू हेल। सुशांत ने कहा, ना, आई एम नॉट गोइंग टू हेल बिकॉज मुझे तुम्हारी लाइफ को हेल करना है पहले। उसके बाद उसने आई लव यू बोला और फोन को काट दिया और आराधना को उसके मुंह से आई लव यू भी कांटे जैसा लगा। आराधना ने उसके बाद पार्थ से कहा, आपने इसकी बकवास बात करने के लिए मुझे बोला कि मैं फोन को चालू रखूं। पार्थ ने कहा, उसकी बातों में जो कोड वर्ड है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है और इसीलिए फोन चालू रखने के लिए कहा था। अभी तुम्हें कॉल नहीं करेगा मुझे पता है। और अर्धाना ने कहा, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं। पार्थ ने कहा, क्योंकि यह साफ साफ समझ रहा था कि फोन पर मैं हूं, क्योंकि तुमने अब तक जितनी बार भी कॉल किया है 2 बार बात करके फोन काट दिया है, आज पहली बार तुमने इतनी लंबी बात करी और उसे समझ आ गया, या तो तुम्हारे साथ नक्श या तो मैं था। इसलिए अब ये तुम्हें फोन नहीं करेगा क्योंकि अब इसका टारगेट है फिदा, और बताना मत और किसी को घर में भी, और अगर नक्श को बताओ तो सिर्फ इतना बताना कि तुम्हारी जान खतरे में है शायद, ताकि नक्श पूरी तरीके से तुम पर फोकस हो जाए। मैं एक साथ दोनों लड़कियों को नहीं बचा सकता और मैं तुमसे ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। भाभी हो मेरी, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी बीवी है। रात का वक्त, सब खाना खा चुके थे और अपने अपने कमरे में थे। शायरी अपने कमरे में वामिका को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वामिका थी कि सो ही नहीं रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे मामी के पास जाकर सोना है। शायरी ने कहा, बेटा मामी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास जाकर आप क्यों परेशान कर रहे हो। वामिका ने कहा, उनकी तबीयत क्यों ठीक नहीं है, ठीक करो। शायरी ने कहा, बेटा ठीक करने के लिए वो दवाई खा तो रहे हैं, अभी आप यहाँ पर सो जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। उसके बाद उसने उसे लिटा दिया और वॉशरूम में चली गई। यहाँ वामिका नॉर्मली बैठी रही। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ के कमरे में पार्थ फिदा के सारे कपड़े निकालकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे दवाई लगानी थी। फिदा ने कहा, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। पार्थ तो उसे दवाई लगाने पर मसरूफ था और वो बोल, क्या अच्छा नहीं लगता। वो उसके पेट पर जो घाव था वहां पर दवाई लगा रहा था, जिस पर हल्की हल्की फिदा के मुंह से चीख छूट रही थी और वह बोले, यही कि मैं आपके सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठी हुई हूं और मेरा पति सिर्फ दवाई लगाता है, कुछ करता ही नहीं है। पार्थ ने कहा, ठीक हो जाओ, फिर देखो क्या क्या करता हूं। फिदा ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं करोगे। पार्थ ने कहा, मैंने कहा था कि प्रेग्नेंट नहीं करूंगा, बाकी मैं नहीं रोकने वाला खुद को। शादी को यहाँ 4-5 महीने होने वाले हैं और तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे करीब ना जाऊं, ये बड़ी नाइंसाफी होगी मेरे साथ। फिदा ने कहा, और गलती से आप मेरे करीब ऐसे आ गए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। पार्थ ने कहा, प्रोटेक्शन उसे करूंगा। फिदा ने कहा, जी फिर कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, इससे अच्छा तो मेरे पास ही मत आना। पार्थ एकदम से उसके करीब आ गया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, दोबारा बोलो। फिदा ने कहा, अगर प्रोटेक्शन उसे करना है तो मेरे पास मत आना। पार्थ ने उसके होठों को अपने अंगूठे से रब किया और उसके पैरों को अपने पैरों के ऊपर रख लिया। फिदा बस उसे देख रही थी। तभी किसी का साया उसे कमरे की तरफ आते हुए नजर आया और उसने तुरंत ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया। पार्थ ने कहा, क्या हुआ, डर गई मुझसे। फिदा ने कहा, कोई आ रहा है, आप कम से कम कमरा तो बंद कर दिया करें। पार्थ ने मुड़कर देखा तो वहां पर वामिका आ रही थी। पार्थ ने अच्छे से फिदा को कवर कर दिया और कहा, अंदर अंदर जो भी पहन सकते हो पहन लो। फिदा ने कहा, मैं क्या पहन सकती हूँ, कुछ भी नहीं। पार्थ ने कहा, तो ऐसे ही रहो। फिदा ने अपना सर हिला लिया और फिर वह वामिका के पास आया और उसे गोदी में ले लिया। वामिका ने कहा, मुझे मामी की गोदी में बैठना है। पार्थ ने कहा, लेकिन मामी को तकलीफ होगी। वामिका ने कहा, क्या सब मुझे मेरी मामी से दूर करते रहते हैं, मुझे उनके साथ सोना है, मैं उन्हें पकड़ कर सोऊंगी, मुझे नीचे उतारो।
उसके बाद वो तरफ जाने लगी। पार्थ हैरान हो गया। वो तुरंत उसके पास वापस आया और उसे पीछे से पकड़कर वापस अपनी गोदी में ले लिया। वामिका ने कहा, मामू आप तो ऐसा मत करो, मुझे मेरी मामी के पास जाना है। पार्थ ने कहा, मामी बाद में मिल जाएगी। वामिका ने इस पर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे उन्हीं पास सोना है। पार्थ ने कहा, क्यों मेरे रोमांस में कचरा कर रही हो बेटा, इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था, सारा बिगाड़ दिया। वामिका ने कहा, ये रोमांस का कचरा क्या होता है? पीछे से आवाज आए, रोमांस का कचरा उसे कहते हैं जो आप करती हो। पार्थ ने मुड़कर देखा तो शायरी थी। पार्थ तुरंत उसके पास आया और उसकी गोदी में वामिका को देते हुए बोला, अपनी बेटी संभाली नहीं जाती क्या? वामिका ने कहा, क्यों अब आपको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल मामी आ गई इसीलिए गंदे मामू? पार्थ एकदम से हैरान हो गया। वो अब तक उसका फेवरेट हुआ करता था और अब उसे गंदा बोल दिया। पार्थ ने कहा, क्या बोला? वामिका ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, गंदे मामू। शायरी ने कहा, तुम उसे देखो, मैं इसे लेकर जा रही हूं। उसके बाद वो उसे लेकर चली गई और वामिका गंदे मामू बोलकर उसे चिढ़ा रही थी। पार्थ ने एकदम से गेट बंद कर दिया। फिदा ने गहरी सांस ली और उसे ब्लैंकेट को अच्छे से कर लिया और लेट गई। पार्थ ने कहा, कहाँ लेट रही हो, अभी मेरा कुछ हुआ नहीं है पूरा। उसके बाद वो उसके पास आया तो फिदा ने कहा, मुझे दर्द होगा। पार्थ ने कहा, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिदा ने कहा, गंदे कहीं के, मुझे दर्द होगा और आप ही कह रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उसने अपना मुंह सड़ा लिया। पार्थ एकदम से उसके चेहरे पर झुका और कहा, मुझे सब फर्क पड़ता है और कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे। फिदा ने इस पर ब्लैंकेट को हटा दिया और पार्थ ने उसे उसके कपड़े पहना दिया और लिटा दिया और आराम से रहो, समझी? फिदा ने अपना सर हिलाया और पार्थ ने उसका माथे को प्यार से चूम लिया और उसके साइड में लेट गया। तभी फिदा उसके ऊपर आते हुए बोले, अब तो मैं ठीक हो रही हूं, तो अभी थोड़ा सा भी रोमांस नहीं कर सकते? पार्थ ने कहा, नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना किया है। फिदा ने कहा, ऊपर ऊपर से भी नहीं। पार्थ ने कहा, नहीं, अगर ऊपर से किया तो कंट्रोल दोनों खो देंगे हम अपना। फिदा ने कहा, मैं कब ठीक हो जाऊंगी? पार्थ ने कहा, जल्दी हो जाओगे। उसके बाद उसको सहलाने लगा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके सीने पर सर रखकर सो गया। ऐसे ही टाइम बीत गया लेकिन सुशांत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्थ भी बस उसके एक्शन का वेट ही कर रहा था और उसने आराधना, फिदा और साथ के साथ पूरी फैमिली के लिए अपने सिक्योरिटी को टाइट करवा दिया था, क्योंकि कब कौन उसके चंगुल में फंस जाए कुछ कह नहीं सकते थे। घर में भी उसे सिक्योरिटी कर दी थी क्योंकि घर में भी कोई भेष बदल कर आ सकता था किसी को परेशान करने के लिए। टाइम बीत रहा था और एनुअल फंक्शन का दिन आ गया, जहां पर वैशाली ने अपना अलग जाल बिछाया हुआ था फिदा के लिए कि वह कैसे फिदा को पूरी की पूरी कॉलेज कम्युनिटी के सामने परेशान करें और उसे टॉर्चर करें। फिदा इस वक्त बैक स्टेज थी और आराधना उसके पास थी। आराधना अपना गाना गा चुकी थी क्योंकि उसने वंदना गाई थी और वो पहली बार में थी और सबको इसकी वंदना पसंद आई थी, लेकिन फिदा का डांस था और वो उसके कपड़ों को ठीक कर रही थी। आराधना ने कहा, नहीं दिख रहा है, विदाउट वैसे भी कट सब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, टेंशन मत ले, नहीं दिखेगा किसी को और मैं अच्छे से मेकअप कर दिया है, कट नहीं दिखेगा। फिदा ने कहा, अजीब लगेगा अगर कट दिखे तो। आराधना ने कहा, मैंने मेकअप कर दिया फिदा, टेंशन मत ले, बेफिक्र होकर बस डांस करना और हाथ ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना, 2 दिन पहले अचानक से तुझे दर्द उठा था और हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। फिदा ने कहा, हाँ, और मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, आज पहली बार कॉलेज में मम्मी पापा और सब आएंगे देखने के लिए। आराधना ने कहा, एनुअल फंक्शन है तो पेरेंट्स तो आएंगे ना, कोई नॉर्मल फंक्शन होता तो वह नहीं आते। फिदा ने कहा, शायद इसीलिए पेट में बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बटरफ्लाइज नाच रही है मेरे पेट के अंदर। फिदा की यह बात सुनकर आराधना को हंसी आ गई और वह बोली, कुछ भी मत बोलो फिदा, बटरफ्लाई इस नाच रही है सिर्फ फीलिंग होती है, सच में थोड़ी बटरफ्लाई आ जाएंगे और इतने से पेट के अंदर इतनी सारी बटरफ्लाइज कुछ भी। उसके बाद वह हंसते हंस के उसकी साड़ी को ठीक से बढ़ रही थी और उसके बाद उसने उसके बालों को ठीक करना शुरू किया। यहाँ थोड़ी देर में फिदा का नाम अनाउंस होने वाला था। उसने कहा, मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँ। आराधना ने कहा, नहीं, सब भूल जाएगी, अब जो भी है वहीं पर दिखाना सबको।
फिदा ने अपना सर हिला दिया और यहाँ पार्थ चेयरमैन और प्रिंसिपल्स एक साथ बैठे हुए थे क्योंकि वह मार्क्स देने वाले थे हर किसी को, और पार्थ फिदा को टोटल नंबर नहीं दे सकता था, इसलिए उसने उसके लिए 9 नंबर का बोर्ड पहले से तैयार किया हुआ था। क्योंकि सबको लगता कि उसकी बीवी है इसीलिए उसे पूरे नंबर दिए गए हैं। बाकी अगर दोनों जज 10 की तस्वीर देना चाहे तो वो उनकी मर्जी थी। 30 में से जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे वही जीतने वाला था, और साथ के साथ अगर टाई हो जाता तो उनके बीच टाइम ब्रेक और एक कंपटीशन होता जो कि ऑन द सपोर्ट करना पड़ता। थोड़ी देर बाद स्टेज पर एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट आए जो कि वॉलंटियरिंग कर रही थी और साथ में एंकरिंग कर रही थी। वह आगे आई और बोली, तो अब आएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट फिदा शर्मा। सारी की सारी लाइट्स बंद हो गई और फिदा स्टेज पर आ गई। स्पॉटलाइट उसके ऊपर जलने लगी, सॉन्ग बजने लगा। पैरों में तेरे घुंघारू की बिजुरिया छन 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 छनकाती री, बैंदन चली बोलो ए जाती री जाती री। बैंदन चली बोलो ए जाती री। फिदा अपने घुंघरू में थी और वह घुंघरू के हिसाब से डांस कर रही थी और वह अपने बॉडी के मूवमेंट भी गाने के हिसाब से कर रही थी। वह अपने पैरों को कभी नीचे घुंघरू के पास ले जाती, वहां अपने हाथों की हल्की सी मूवमेंट करती और पैरों के अंगूठे को भी हिलाती और फिर हल्का सा घूमकर वह अपने डांस को भी अच्छे से करती। यहाँ बैक स्टेज पर आराधना को वापस कॉल आया। उसे लगा किसी अननोन नंबर से तो नहीं आया, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखा तो नक्श का कॉल था। नक्श अभी तक आया नहीं था। उसने फोन उठा लिया और नक्श ने कहा, कौन सी तरफ हो रहा है फंक्शन? आराधना ने कहा, मैं आती हूँ आपको लेने के लिए, आप बताइए किधर है? नक्श ने कहा, मैं गेट पर ही हूँ। आराधना ने कहा, 5 मिनट में आए। उसके बाद वो ग्रीन रूम से निकल गई और यहाँ वैशाली जो कि वही छुपी हुई थी वो तुरंत बाहर की तरफ निकल गई। उसके हाथ में एक तेल की बोतल थी। उसने कहा, आज तुम्हारी सारी चोट सबके सामने आएगी फिदा शर्मा। उसके बाद वो बैकस्टेज की तरफ चली गई क्योंकि आराधना ही देख रही थी और आराधना वहां से चली गई थी। अब वो आराम से जा सकती थी। वो वहां गई, अंधेरा था और सिर्फ स्पॉटलाइट के ऊपर ही डांस हो रहा था, इसलिए कोई उसे देख नहीं सकता था। वो काली परछाई थी और किसी की नजर उसे पर नहीं गई। वो हल्का सा आगे गई और उसने तेल की बोतल को खोल दिया और आगे की तरफ रोल कर दिया, जिस पर वह तेल बिखरता हुआ स्टेज के एक तरफ से दूसरे कोने पर गया और वो हल्का हल्का आगे की तरफ तैरने लगा। फिदा अपना मूवमेंट करते हुए पीछे की तरफ आ रही थी। सबको उसका डांस काफी अच्छा लग रहा था और एक पॉइंट पर आकर फिदा रुक गई। उसका डांस पूरा हो गया था। वैशाली को गुस्सा आ गया। वह तेल पर ही नहीं रख पाई थी। सबने उसे नंबर दे दिया और उसे 30 में से 29 नंबर मिले थे। पथ ने उसे 9 दिए तो अध्यक्ष और प्रिंसिपल सर ने कहा, इतना अच्छा डांस है और आपकी बीवी ने किया, आपने 10 क्यों नहीं दिया? पार्थ ने कहा, फिर आप लोग कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए बॉयज गेम कर रहा हूं, इसीलिए मैंने जानबूझकर नहीं दिए हैं। बाकी उसने 10 नहीं 100 नंबर वाला काम किया है। वो दोनों कुछ नहीं बोल पाए और उसके बाद उन सब ने एक एक करके उसकी तारीफ करी। और इस वक्त पार्थ के बोल बिल्कुल हस्बैंड वाले नहीं थे। वह जजों और प्रोफेसर वाली टोन में ही बात कर रहा था। बिल्कुल एरोगेंट और टॉप प्रोफेसर की तरह वो उसे हर एक चीज को बता रहा था कि किस तरीके से उसके मूवमेंट में कौन सी झलक आए, क्या फीलिंग आए, कौन सी मूवमेंट की तरफ। फिदा के पैरों में दर्द होने लगा था डांस करते हुए और वो हल्का हल्का अपने पैरों को नीचे की तरफ बजा रही थी, लेकिन घुंघरू ज्यादा ना बजे इसलिए वो बहुत ही धीरे धीरे बजा रही थी। और पार्थ उसे देख रहा था कि वो किस तरीके से परेशान हो रही है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ जाने लगी। प्रिंसिपल ने कहा, मिस फिदा कुछ हुआ है क्या? फिदा ने कहा, नहीं सर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वह मुड़ गई और जाने लगी क्योंकि अब दूसरा परफॉर्मेंस होने वाला था। लेकिन तभी अचानक से उसका पर तेल से ऊपर चला गया। वैशाली वहीं खड़ी थी और वह खुश हो गई। फंक्शन के टाइम में ना सही लेकिन उसका पर तेल पर गया तो जरूर। और पार्थ एकदम से खड़ा हो गया और आराधना नक्श को लेकर आ चुकी थी। जब उसने देखा कि फिदा गिरने वाली है तो वह हैरान हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।